हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने पहले वाले टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहली जो वीडियो है वो थी मेरी न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक, उसके बाद में न्यूरो केमिकल टेक्निक टू स्टडी बिहेवियर, और उसी सी कंटिन्यूटी में है न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक टू स्टडी बिहेवियर। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसा हम जानते हैं कि प्राणी की सभी क्रियाएं तंत्रिका आवेगों के प्रभाव स्वरूप होती हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन, दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ब्रेन। जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं इंटरनल स्टिमुलस के द्वारा या बाह्य स्टिमुलस के द्वारा, जो हम बिहेवियर कर रहे हैं या जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। और ब्रेन जो है ये इन सूचनाओं को विशेष ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाता है, तंत्रिका आवेगों के द्वारा। तो ये जो नर्व इम्पल्सेस हैं, इन इम्पल्सेस को रिकॉर्ड किया जाता है और इन इम्पल्सेस को रिकॉर्ड करने के बाद में इनकी स्टडी की जाती है, और इस प्रकार से जो है इसे कहेंगे न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक। इस प्रकार से ब्रेन का कौन सा पार्ट कौन से व्यवहार को नियंत्रित करता है, इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, इसमें हम लेते हैं, जैसे हमें पता है कि न्यूरॉन समस्त संदेशों का आंकलन एवं विश्लेषण विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से करता है। जो भी मैसेज हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, इन सेंसरी ऑर्गन से सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक थ्रू सेंसरी नर्व्स। ठीक है, तो संवेदी ऑर्गन जैसे हमारे में त्वचा है या जो है ईयर, नोज़, आइज़, टंग है ना, तो इनके द्वारा जो है जो भी सेंसेस हैं वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मोटर नर्व्स के द्वारा इन सूचनाओं को पहुंचाती है टू रिलेटेड ऑर्गन, जिसे काम करना है इस संदेश के अनुसार। तो इस तरह से न्यूरॉन्स जो हैं ये सभी संदेशों का आंकलन और विश्लेषण इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया के माध्यम से करती है। एक नर्व दूसरे नर्व तक सूचना, जैसे मान लो ये सेंसरी नर्व का पार्ट है, तो ये डेंड्राइट वाले पार्ट सेंसरी ऑर्गन्स तक हैं, तो यहाँ से एक नर्व दूसरे नर्व से सूचना पहुँचाते हुए जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और इसी तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से होते हुए सूचना पहुँचती है ऑर्गन तक। तो ये जो सूचना पहुँचने का काम है ये होता है थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, जो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा संपन्न होता है। तो ये जो तकनीक है, इस तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे जो एक्टिव न्यूरॉन्स हैं, यानी न्यूरॉन्स जो सक्रिय अवस्था में हैं, सक्रिय अवस्था में मतलब जो अभी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो ये जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा, तो इन्हें इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ज्ञात किया जाता है, और उसके बाद में इससे बढ़ा करके यानी एम्प्लीफाई करके इसकी अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद आवश्यक परिणाम इससे प्राप्त किए जाते हैं। और इसके लिए जो मशीन काम में ली जाती है वो है EEG मशीन, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मशीन। तो ये इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मशीन क्या करती है, ये जो वेव्स हैं जो नर्व्स में पास हो रही हैं, जो मैसेज कन्वे कर रही हैं, संदेश पहुंचा रही हैं, इन वेव्स को एम्प्लीफाई करती हैं, और फिर उन एम्प्लीफाइड जो वेव्स हैं उनकी स्टडी आसानी से की जा सकती है, और उससे जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। बर्जर नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1926 में सबसे पहले मानव मस्तिष्क में उत्पन्न हो रही तरंगों का सफलतापूर्वक चित्रण किया। ह्यूमन ब्रेन का जो एटलस है, एटलस जैसे मैंने इससे पहले डिस्क्राइब किया था, ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स, और वो पार्ट्स कौन कौन से बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंट पार्ट्स हम यहाँ पर लें, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड EEG मशीन पर जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तो इनमें आपस में क्या है, परस्पर संबंध स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी, और इसके आधार पर जो है ये पता लगाया जा सकता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट किस प्रकार की वेव्स जो है उससे निकल रही हैं, और जो है वो जो वेव्स निकल रही हैं वो कौन सी बिहेवियर जब व्यक्ति कर रहा है उस टाइम पर वो वेव्स निकल रही हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेन का एटलस, और इस यानी डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, इससे निकलने वाली वेव्स की स्टडी की गई EEG मशीन के ऊपर,
और उसमें यदि थोड़ा सा भी बिहेवियर में चेंज हो रहा है और उसके अनुसार उसकी वेव्स में भी चेंज होगा, उसकी वेव्स में भी चेंज होगा, तो इनका क्या कोरिलेट किया गया और इसके आधार पर जो है बिहेवियर की स्टडी की गई। इस तकनीक में क्या किया जाता है, अचेत अवस्था में, यानी जब व्यक्ति अचेत अवस्था में है तो उस समय मनुष्य की जो स्कल है उस स्कल पर छोटे छोटे छिद्र करके उसमें इलेक्ट्रोड्स रोपित कर दिए जाते हैं। तो इस क्रिया में कोई दर्द का अनुभव नहीं होता और यह अत्यंत ही परिष्कृत तकनीक है, यानी इसमें कोई जो है नुकसान वाली बात नहीं है व्यक्ति के लिए। और वैसे भी हमारा जो मस्तिष्क का जो स्कल वाला पार्ट है उसमें पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, तो दर्द नहीं होगा और किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके उपरांत जैसे साइड इफ़ेक्ट का मतलब, अब जैसे हमने इससे पहले न्यूरोकेमिकल पढ़ा था, तो उसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल दिए जाते हैं, चाहे वो ओरली दिए जाएं, चाहे वो इंजेक्शन के थ्रू दिए जाएं, चाहे वो ब्रेन के पर्टिकुलर पॉइंट में दिए जाएं, और फिर बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है वो स्टडी की जाती है। इसी तरह से इससे पहले जो हमने न्यूरो एनाटॉमिकल पढ़ा था उसमें क्या किया जाता था, या तो ब्रेन के विशेष पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था या डैमेज कर दिया जाता था या उसे रिमूव कर दिया जाता था। तो इन दोनों ही तकनीक, जो न्यूरोकेमिकल और न्यूरो एनाटॉमिकल जो प्रोसेस है, इन दोनों ही तकनीक में क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स की संभावना है। लेकिन इस तकनीक में साइड इफ़ेक्ट की कोई संभावना नहीं होती है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को ईईजी मशीन से तारों के द्वारा जोड़ दिया जाता है और मस्तिष्क के विभिन्न भागों के प्रति उत्पन्न आवेगों को मशीन के पर्दे पर देखा जा सकता है। हेस नामक वैज्ञानिक ने 1920 में इस संदर्भ में और कार्य किया और उनको सफलता प्राप्त हुई इस संदर्भ में, और 1945 में इस कार्य के लिए हेस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि इस तकनीक के द्वारा कई प्रकार के जो मानसिक रोगी हैं तो उन रोगों का पता लगाया जा सकता है और उनका उपचार भी इस तकनीक के द्वारा किया जा सकता है। तो जो है यहाँ यही चीज़ लिखी गई है, हेस इन 1945 was awarded Nobel Prize for this technique because this technique is useful in diagnosis, पहचान करना कि मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कौन से पॉइंट के कारण है, और केवल पहचान करना ही नहीं, उसका ट्रीटमेंट भी इस तकनीक के द्वारा संभव हो पा रहा है। इसीलिए हेस को 1945 में इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस क्रिया में क्या किया जाता है, 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में तकनीकी कार्य की प्रयोगों के 2 भिन्न भागों में संपादित किया जाता है, 2 स्टेप्स में इसको संपन्न किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में तो सामान्य जंतु के विद्युत आवेगों का चित्रण किया जाता है। सामान्य यानी जब वो नॉर्मल है, जब उसके अंदर कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो ऐसे टाइम पर उसके ब्रेन के जो वेरियस पार्ट हैं वो कौन कौन सी व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है तो कौन कौन सी प्रकार की वेव्स और कितनी फ्रीक्वेंसी में वेव्स जो हैं उससे ब्रेन से निकल रही हैं, सूचनाएं दे रही हैं। और सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, जब जंतु की विभिन्न अवस्थाओं में अभिव्यक्त परिवर्तन, यानी अलग अलग अवस्थाओं में जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है उस टाइम पर उसके ब्रेन के वही पार्ट किस प्रकार की वेव्स जो हैं उसमें से निकल रही हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो वेव्स निकल रही हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। सामान्यतः 4 प्रकार की मस्तिष्क विद्युत तरंगे जो हैं वो ज्ञात हैं, अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। यहाँ हम एक एक को लेकर करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जैसे अल्फ़ा वेव्स। अल्फ़ा वेव्स कब निकलती हैं और ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से निकलती हैं। अल्फ़ा वेव्स ब्रेन के ऑसिपिटल और पैराइटल लोब से जो हैं उत्पन्न होती हैं, और ये ऑसिपिटल और पैराइटल लोब से तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्ति आरामदायक स्थिति में है या शांत मुद्रा में है, यानी एक्टिव तो जग रहा है लेकिन वो आरामदायक पोजीशन में है या शांत मुद्रा में है, तो ब्रेन के ऑसिपिटल और पैराइटल लोब से ये तरंगे प्राप्त होती हैं। इसी तरह से बीटा वेव्स, तो बीटा वेव्स जो हैं ये फ्रंटल लोब से निकलती हैं, और ये कब निकलती हैं, जब व्यक्ति सोच विचार की अवस्था में होता है, तो फ्रंटल जो लोब है ब्रेन का उससे बीटा वेव्स निकलती हैं। इसी तरह से थीटा वेव्स कब निकलती हैं,
जब नींद की प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी अभी सोना शुरू ही किया है, या मानसिक तनाव की स्थिति में, और ये ब्रेन के कौन से वाले पार्ट से निकलती हैं? ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल पार्ट, यानी इस टाइम पर ऑसिपिटल और टेम्पोरल पार्ट एक्टिव है, और इससे जो निकलने वाली वेव्स हैं वो थीटा वेव्स हैं। और डेल्टा वेव्स जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो ऐसी स्थिति में डेल्टा वेव्स जो हैं वो निकलती हैं। शिशु जो हैं उनके अंदर जागृत अवस्था में डेल्टा वेव्स आती हैं। तो शिशु में अगर गहरी नींद में अगर ये वेव्स आ रही हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत कोई उसके प्रॉब्लम है ब्रेन से संबंधित, ठीक है। उसके बाद हम इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है एनाटॉमी ऑफ ब्रेन में, यानी ब्रेन के वेरियस पार्ट्स। जैसे भी मैंने बताया फ्रंटल पार्ट, तो फ्रंटल पार्ट कब एक्टिव होता है? जब व्यक्ति जागृत अवस्था में है लेकिन कोई आरामदायक है और कुछ सोच विचार कर रहा है, ठीक है। पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, तो पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब जो है, पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब जो है कब एक्टिव होता है? जब नॉर्मल आराम अवस्था में है, ठीक है। पैराइटल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। इसी तरह से यहाँ पर है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जब डीप स्लीप में होता है व्यक्ति, तो इनके यहाँ पर जो है अभी वेव्स जो निकल रही हैं वो आपको बताया मैंने, इसी को ग्राफ के रूप में दिया गया है। ये है बीटा वेव्स। तो बीटा वेव्स कब रिलीज होती हैं? जब अवेक यानी जगा हुआ है लेकिन नॉर्मल अवस्था में है, अलर्ट है और कॉन्शियस है। और अल्फ़ा वेव्स जब रिलैक्स्ड पोजीशन पर है, काम अवस्था में है, कोई सोच नहीं रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है, दिमाग में कुछ सोचने वाली क्रिया नहीं चल रही है। थीटा वेव्स जब व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन स्थिति में है, या मेडिटेशन में है, या मानसिक तनाव यानी मेंटल इमर्जरी में है, तो इमेजरी यानी मानसिक रूप से कुछ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो थीटा वेव्स। और डेल्टा वेव्स जब डीप स्लीप में होता है, या हम कह सकते हैं जब ड्रीमलेस स्लीप में है, तो डेल्टा वेव्स जो हैं वो निकलती हैं। और ये ब्रेन के कौन कौन से पार्ट से निकली है मैंने आपको बता दिया। एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं इसका। फ्रंटल लोब से निकलती हैं बीटा वेव्स जब व्यक्ति सोच विचार कर रहा होता है। टेम्पोरल लोब से निकलती हैं थीटा वेव्स जब नींद की प्रारंभिक अवस्था होती है या मानसिक तनाव की अवस्था होती है, यानी दिमाग में कुछ सोच रहा है वो। ऑसिपिटल एंड पैराइटल लोब्स जब रेस्ट अवस्था में होता है तो अल्फ़ा वेव्स इससे निकलती हैं। डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। तो नॉर्मल कैसी ब्रेन के कौन से पार्ट से किस प्रकार की वेव्स निकलनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में निकल रही है, ये जानकारी होने के बाद में, और फिर बिहेवियर में जो परिवर्तन आ रहा है या कोई मानसिक रोगी है तो उसमें ये जो वेव्स जो नॉर्मल निकलनी चाहिए और नॉर्मल से कुछ माइनर भी अगर चेंज हो रहा है तो वो ईईजी मशीन के ऊपर जो है एनालाइज हो जाएगा और उसको इनलार्ज करके यानी एम्प्लीफाई करके उसको स्टडी किया जा सकता है कि इस टाइम पर, जिस टाइम पर व्यक्ति कोई विशेष डिफरेंस शो कर रहा है अपने व्यवहार में, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट से कौन सी वेव्स जो है उसमें अंतर आ रहा है। तो ये जो टेक्निक है बिहेवियर स्टडी करने की, इस टेक्निक में जो मेंटल डिसऑर्डर है तो उसको जानने के लिए ना तो कोई केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही कोई सर्जरी का प्रयोग किया जा रहा है, और ना ही इसमें कोई पीड़ादायक अनुभव जो है प्रोसेस है उसमें से व्यक्ति को गुजरना पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक आसान तरीका है, मॉडिफाइड तरीका है, जिसकी सहायता से जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या वेव्स जो नर्व्स में मैसेज को कन्वे कर रही हैं उनकी स्टडी करते हुए उन्हें रिलेट किया जाता है किससे, बिहेवियर से। और इस प्रकार इस विधि से कई प्रकार के जो मानसिक रोग हैं उन रोगों का अध्ययन करना और अध्ययन करने के बाद में उसका उपचार करना, दोनों ही इस विधि के द्वारा पॉसिबल होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।